गुड इवनिंग बेटा, कैसे हो तुम लोग? गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कहाँ है बाकी लोग? गुड इवनिंग रेयान। 1 2 3 4 5 ही लोग हैं भाई, बाकी लोग कहाँ हैं? 5 मिनट वेट कर ले उनका। अरे भाई, मेरी आवाज आ रही है ना तुम लोग को? एम आई ऑडिबल? दीक्षा, रेयान, अनुष्का, तन्मय, मेरी आवाज सुन रहे हो ना? चलो फिर ठीक है, आवाज आ रही है तो फिर ठीक है। बस 2-3 मिनट मुझे वेट करने दो, मैं देखूंगा कौन कौन ज्वाइन करेगा, देन वी विल स्टार्ट आवर क्लास। तुम लोग को याद होगा, पिछले क्लास में मैंने एक तो सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ाया था, और मैंने पिछले क्लास में एवोल्यूशन वाला पार्ट भी स्टार्ट किया था। याद है ना? मैंने तुम लोग को वो 2 सिचुएशंस बताए थे, बीटल्स के सिचुएशंस। अगर बीटल्स रेड हैं तो क्या होगा, ग्रीन है, अगर एक बीटल पॉपुलेशन में एक बीटल का कलर भी ग्रीन हुआ, बैकग्राउंड ग्रीन होगा तो क्या होगा। वो सिचुएशंस हम थोड़ा सा एक्सप्लेन किए थे आपको, राइट? तो आज हम बताएंगे आपको कैरेक्टर्स, इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। हाँ जी सर, हाँ यही तो है, यही मेरे पास भी है सारे। जिसमें टिक लगे बस वही कराना है ना? नहीं नहीं नहीं, उन्होंने मुझे भेजे हैं, बोला सारे को। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, 1 मिनट, मैं म्यूट कर देता हूँ, 1 मिनट। कॉपी हाँ जी बेटा, तो आज हम आपको बताएंगे कैरेक्टर्स 2 तरह के होते हैं, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स एंड इनहेरिटेड कैरेक्टर्स, राइट? देखिए, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, एंड इनहेरिटेड कैरेक्टर्स। कभी कभार कैरेक्टर के बदले ट्रेट लिखा होगा तो परेशान होने की जरूरत नहीं है।
ट्रेट मतलब कैरेक्टर, राइट? What are acquired characters and what are inherited characters? तो acquired characters कैसे वाले characters हैं? They are those characters which are developed in an individual due to special conditions. एक individual में अगर कोई character develop हो गया कुछ special environmental changes की वजह से, कुछ special environmental conditions की वजह से अचानक कोई character develop हो गया, ऐसे कैरेक्टर को हम एक्वायर्ड कैरेक्टर बोलते हैं। मैं लिखूं यहां पर द कैरेक्टर्स डेवलप्ड इन एन इंडिविजुअल, कैरेक्टर्स डेवलप्ड इन एन इंडिविजुअल ड्यू टू स्पेशल कंडीशंस। स्पेशल कंडीशंस का मतलब है एनवायरनमेंट में अगर कोई चेंज आया, ड्यू टू स्पेशल कंडीशंस, कोई कंडीशन में चेंज आया, एनवायरनमेंट में चेंज आया, तो ये कैरेक्टर्स डेवलप होंगे। व्हाट आर इनहेरिटेड कैरेक्टर्स? These are the characters जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ आराम से पास ऑन होते हैं। तो एक इंडिविजुअल में अगर कैरेक्टर्स हैं तो वो कैरेक्टर्स हो सकता है उसके पेरेंट्स से पास ऑन हो गए होंगे। कैरेक्टर्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम one generation to the next, one generation to the next, ऐसे वाले कैरेक्टर्स को हम बोलते हैं इनहेरिटेड कैरेक्टर्स। ये जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है बेटा, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफर नहीं हो पाते। They are not transferred. They cannot be transferred in the next generation. Cannot be transferred to the next generation. ठीक है। तीसरी बात इनके बारे में, दे कैन नॉट, ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं, दे कैन नॉट डायरेक्ट एवोल्यूशन। ये एवोल्यूशन को डायरेक्ट नहीं कर सकते। व्हाट इज एवोल्यूशन बेटा? हमको पढ़ना है एवोल्यूशन इज the change in the living organisms from simple to complex। लेकिन इस चेंज को होने के लिए बहुत साल लग जाते हैं, लाखों साल, ग्रेजुअल चेंज। और एवोल्यूशनरी चेंजेस होती हैं कौन से कैरेक्टर्स की वजह से? इनहेरिटेड कैरेक्टर्स की वजह से। एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आर जस्ट एडाप्टेशंस। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट में कैसे अडाप्ट होगा, कुछ ना कुछ कैरेक्टर डेवलप करके, और ये एक्वायर्ड कैरेक्टर्स एवोल्यूशन में मदद नहीं करते। दे कैन नॉट डायरेक्ट द एवोल्यूशन। इन कॉन्ट्रास्ट में यहां लिखूं, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के बदले इनहेरिटेड कैरेक्टर्स में हमने क्या लिखना है? दे आर हेल्पफुल इन एवोल्यूशन। दे आर हेल्पफुल इन एवोल्यूशन। अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई कैरेक्टर आया, इनहेरिट कैरेक्टर हुआ ऑफस्प्रिंग में, तो ये कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में भी इनहेरिट होगा, क्योंकि इनहेरिटेड कैरेक्टर है। ये इनहेरिटेड कैरेक्टर्स एवोल्यूशन कराने में मदद करते हैं। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, आप मान लीजिए हम बीटल्स की ही एग्जांपल लेते हैं। अचानक से बीटल पॉपुलेशन जिस बैकग्राउंड पे ग्रो हो रही थी, तुम लोग को याद होगा, मैंने तुम लोग को पिछली बार बताया था
बीटल पॉपुलेशन कुछ प्लांट्स के ऊपर ग्रो होते हैं, ग्रीन प्लांट्स के ऊपर। हाँ, तो ग्रीन प्लांट्स को ये खाते हैं, उनके पत्ते खाते हैं, उनके लीव्स को खाते हैं। अब सोचो जरा, अगर इस ग्रीन प्लांट के पत्ते में डिजीज हो गया, ग्रीन प्लांट्स डिजीज से मरने लगेंगे, तो बीटल्स को सही से न्यूट्रिशन मिलेगा कि नहीं? नहीं मिलेगा। तो देयरफॉर बीटल्स कमजोर होने लगेंगे, एंड ये बीटल्स कमजोर होते होते मर भी जाएंगे, पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगा। तो एनवायरनमेंट में चेंज हुआ, क्या चेंज? प्लांट के ऊपर डिजीज आ गया, फंगल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, प्लांट्स मरने लगे, तो बीटल्स को न्यूट्रिशन मिलना कम हो गया। न्यूट्रिशन नहीं मिला, फूड नहीं मिला, ये भूख से मरने लगे, भूख से इनका वेट डिक्रीज हो गया और धीरे धीरे मरने लगे। बट सोचो जरा, अगर प्लांट में डिजीज अचानक से ठीक हो गया, डिजीज इन द प्लांट इज ट्रीटेड, प्लांट में डिजीज ठीक हो गया, तो इन बीटल्स को एवोल्यूशन में इन बीटल्स को न्यूट्रिशन अच्छे से मिलने लगेगा, दे विल अगेन गेन वेट और कमजोरी से बच जाएंगे, मरने से बच जाएंगे। तो मतलब इनका वेट डिक्रीज हुआ सिर्फ तब तक जब तक क्या, जब तक प्लांट में डिजीज था। प्लांट में डिजीज ठीक हो गया, प्लांट वापस से इनको अच्छे से न्यूट्रिशन दे पाएगा, तो अगेन ये ताकतवर हो जाएंगे, मरेंगे नहीं। तो ये एक एडाप्टेशन है, शॉर्ट टर्म के लिए ये हो रहा है, यही एक्वायर्ड कैरेक्टर है। ऐसा कैरेक्टर बीटल्स में जब वेट लॉस होगा, वो वेट लॉस वाला कैरेक्टर वो अपने ऑफस्प्रिंग्स में नहीं सेंड कर पाएंगे। समझ रहे हो बात? तो यही मैं लिखने वाला हूं, लो वेट ऑफ बीटल्स ड्यू टू स्टारवेशन। स्टारवेशन मतलब भूख लग रही है इनको, इनको खाना नहीं मिल रहा, तो इनका वेट डिक्रीज हो गया, लेकिन वेट वापस बढ़ सकता है जब स्टारवेशन खत्म हो जाएगी। तो ये एक एक्वायर्ड कैरेक्टर है। यहां पर एग्जांपल हम देंगे, कलर ऑफ द आईज। इंसान का जो आई कलर है, ये एक इनहेरिटेड कैरेक्टर है। कलर ऑफ हेयर, हेयर कलर भी एक इनहेरिटेड कैरेक्टर है। तो ये वाले कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर डेफिनेटली होंगे, लेकिन एक्वायर्ड कैरेक्टर्स ट्रांसफर नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आर जस्ट व्हाट, दे आर एडाप्टेशंस टू द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में रहने के लिए कुछ देर को एडाप्ट करना, यही है एक्वायर्ड कैरेक्टर। ठीक है जी बेटा जी, एवोल्यूशन से रिलेटेड कुछ और टर्म्स हम आपको बताने वाले। सबसे पहला टर्म, स्पीशीज। व्हाट इज अ स्पीशीज? कोई बता सकता है? हाँ, दीक्षा, शशांक, प्रियांशु, रेयान, अनुष्का, हर्षित, तन्मय, कोई एक बंदा मुझे स्पीशीज का डेफिनेशन बताएगा? टेल मी। अरे तुम लोग को मेरी आवाज आ रही है ना? रेयान, एम आई ऑडिबल? अच्छा, ऑर्गेनिजम्स, अच्छा लिखा है किसने? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद सिमिलर कैरेक्टर्स एंड कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। बहुत बढ़िया, दीक्षा ने भी लिखा, बहुत सही है, बिल्कुल। स्पीशीज मतलब अ ग्रुप ऑफ, बिल्कुल आप लोग वाला ही डेफिनेशन में लिख रहा हूं, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स, group of similar organisms, living organisms, group of similar organisms capable of interbreeding with one another, capable of
interbreeding with each other, with each other. एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक ऐसा ग्रुप जिनमें सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे और सबसे बड़ी बात वो एक दूसरे के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर पाते हो, मेल फीमेल्स के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर पाते हो। सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के प्रोसेस को ही हम या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को ही हम इंटरब्रीडिंग बोलते हैं। तो a group of similar individuals which can interbreed among themselves is known as, जिनमें कैरेक्टर सिमिलर होंगे और एक दूसरे के साथ इंटरब्रीडिंग करने की कैपेबिलिटी रखते हो, ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हम स्पीशीज बोलते हैं, राइट। दूसरा वर्ड देखो, स्पेसिएशन। व्हाट इज स्पेसिएशन? स्पेसिएशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। स्पेसिएशन का मतलब है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। The process of formation of new species. याद रखना, एक नया स्पीशीज बनने के लिए बहुत सारे कैरेक्टर्स, नए कैरेक्टर्स, कौन से कैरेक्टर्स? इनहेरिटेड कैरेक्टर्स। एक स्पीशीज में बहुत सारे इनहेरिटेड कैरेक्टर्स आने चाहिए और वो इनहेरिटेड कैरेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन में जाने चाहिए। आफ्टर अ नंबर ऑफ जनरेशंस हम बोलेंगे कि एक नया वाला स्पीशीज बना। जब नया स्पीशीज बनेगा हम बोलेंगे कि द स्पीशीज हैज इवॉल्व्ड। मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म था, इस लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम था एक्स। इस लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ चेंज हो गया, मतलब इसमें कुछ कैरेक्टर पैदा हो गया म्यूटेशन से या एनीथिंग। ये कैरेक्टर इनहेरिटेड कैरेक्टर था, एक्वायर्ड कैरेक्टर नहीं था। इसमें कुछ नया वाला इनहेरिटेड कैरेक्टर पैदा हो गया। अब इनहेरिटेड कैरेक्टर पैदा कैसे होता है? मैंने तुम लोग को लास्ट टाइम दो सिचुएशन समझाए थे। इनहेरिटेड कैरेक्टर रिप्रोडक्शन से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी पैदा हो सकता है। इनहेरिटेड कैरेक्टर चांस, म्यूटेशन से भी पैदा हो सकता है। इट इज अ चांस, ठीक है। ये इनहेरिटेड कैरेक्टर इसने अपने ऑफस्प्रिंग की तरफ ट्रांसफर कर दिया, तो इसके ऑफस्प्रिंग में इनहेरिटेड कैरेक्टर एक आ गया। सोचो जरा, अगर उस ऑफस्प्रिंग में इसी तरह का दूसरा इनहेरिटेड कैरेक्टर आ गया तो कितने कैरेक्टर्स हुए? दो नए वाले, दो इनहेरिटेड कैरेक्टर्स, एक पुराने तो है ही है। फिर वो ऑफस्प्रिंग फिर से रिप्रोड्यूस करके ये दोनों इनहेरिटेड कैरेक्टर्स तीसरी जनरेशन में ट्रांसपोर्ट करेगा। तो पहली जनरेशन में एक इनहेरिटेड कैरेक्टर आया, अभी ये एक्स ही है लेकिन इसमें एक इनहेरिटेड कैरेक्टर आया। अब पहला वाला इनहेरिटेड कैरेक्टर प्लस इसमें दूसरा नया वाला इनहेरिटेड कैरेक्टर आया, ये दोनों इसने नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर कर दिए। तो नेक्स्ट जनरेशन में तो दो इनहेरिटेड कैरेक्टर हैं ही, प्लस तीसरा वाला इनहेरिटेड कैरेक्टर आया, वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो गए। तो नेक्स्ट जनरेशन में अब तीन इनहेरिटेड कैरेक्टर्स हैं, प्लस नया वाला एक और पैदा हो गया। कैसे होगा? दैट्स अ सेपरेट क्वेश्चन, ठीक है। तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन एक तो पुराने वाले इनहेरिटेड कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं और नए नए इनहेरिटेड कैरेक्टर्स बन रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा जब एक ऐसा वाला लिविंग ऑर्गेनिज्म बनेगा जो इस फोर फादर से टोटली डिफरेंट होगा। होगा कि नहीं? उसमें बहुत सारे नए कैरेक्टर्स होंगे। तब हम बोलेंगे आफ्टर अ नंबर ऑफ जनरेशंस a new species has formed। जब भी नया स्पीशीज बनेगा तब हम बोलेंगे ये एक्स जो था इसमें बहुत सारे ग्रेजुअल चेंजेस हुए एंड इट वाज चेंज्ड इनटू अ न्यू स्पीशीज, दैट न्यू स्पीशीज इज वाई। वाई क्यों? क्योंकि इस वाई में इतने सारे नए नए कैरेक्टर्स होंगे कि ये टोटली इस फोर फादर से, इस एंसेस्टर से टोटली डिफरेंट होगा। कोई भी कैरेक्टर मिलता ही नहीं होगा इसके साथ, नया ही स्पीशीज बन गया। एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज इज नोन एज स्पेसिएशन। नया स्पीशीज बनने के प्रोसेस को ही हम बोलते हैं एवोल्यूशन।
Whenever we are talking about evolution, we are talking about the formation of a new species. लेकिन ये फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ग्रेजुअल चेंज है, ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन होगा। कैसे? नए नए कैरेक्टर्स पैदा होंगे, वही कैरेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन की तरफ ट्रांसफर होते जाएंगे। ठीक है ना? कोई दिक्कत इसमें? एनी डाउट? अगर है तो बताओ, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। एक बार और समझा दें। आज लगाया नहीं, उसमें पसीना आता है बहुत। हाँ, नहीं, किसी ने पूछ लिया। किसने पूछा? दीक्षा। तुमको एक बार फिर समझना है क्या? दीक्षा ने बोला कि अनुष्का ने, मुझे ध्यान नहीं, एक मिनट देखने दो किसने बोला। हाँ, नहीं, किसने बोला था? हाँ, अनुष्का ने बोला था। ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम था, ठीक है, मैं बता दूंगा। जल्दी जल्दी देखो। एक्वायर्ड कैरेक्टर ऐसा कैरेक्टर है बेटा जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में पैदा होता है तब जब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी एनवायरमेंटल कंडीशन से लड़ने की कोशिश कर रहा हो। मतलब अचानक से एनवायरनमेंट में चेंज आ गया, उस चेंज को सरवाइव करने के लिए, उस चेंज में रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए ये अपने आप में कुछ कैरेक्टर पैदा कर रहा है, ये अपने आप में भी कुछ चेंज ला रहा है। वही चेंज एडाप्टेशन है, और एडाप्टेशंस को ही हम बोलते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। एग्जाम्पल मैं बताता हूं, मैं तुम लोगों को एग्जाम्पल बताता हूं। देखो, अगर कोई इंसान को आदत है, किसी इंसान को आदत है 40 डिग्री टेम्परेचर में रहने की, वो हमेशा उसको आदत है, वो एक ऐसी जगह पर रहता है जहां पर 40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो अचानक से ये इंसान को उस जगह से मूव करना पड़ा और ये एक ऐसे एरिया में गया जहां पर एवरेज टेम्परेचर जहां पर एवरेज टेम्परेचर 10-12 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको वहां पर ठंड लगेगी बहुत ज्यादा, इनिशियली इसको बहुत ज्यादा ठंड लगेगी, लगेगी ना? तो ये उस ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ा लगाएगा, रूम हीटर लगाएगा। लेकिन अगर ये गर्म कपड़ा नहीं लगाएगा, रूम हीटर नहीं लगाएगा, किसी तरह से उस ठंड को बर्दाश्त करेगा, तो धीरे धीरे इसको उस ठंड में रहने की आदत हो जाएगी। तो इसने एक नया कैरेक्टर अपने में डेवलप किया। इसने उस ठंडे एनवायरनमेंट में रहने की आदत डाल दी, खुद को एडाप्ट कर दिया वहां पर। एडाप्ट करना मतलब इसमें एक नया कैरेक्टर आ गया। ठीक है, लेकिन अगर इसको वापस उसी टेम्परेचर में डाला जाए, थोड़े दिनों तक इसको वहां पर गर्मी लगेगी, बट धीरे धीरे इसको उस टेम्परेचर की आदत हो जाएगी फिर से। तो हो गया ना ये टेम्पररी। तो किसी एनवायरमेंटल चेंज में सरवाइव करने के लिए जब लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैरेक्टर आता है, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म कोशिश करता है उस एनवायरनमेंट में रहने की, अडेप्ट करने की, उसी अडेप्टेशन को हम बोलते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर। और एक्वायर्ड कैरेक्टर बेटा नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होते। इनहेरिटेड कैरेक्टर्स बेटा जी ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसी के ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होगा। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जब वो रिप्रोडक्शन करेगा तो कैरेक्टर उसके ऑफस्प्रिंग की तरफ ट्रांसफर होगा। ऐसे कैरेक्टर्स को हम बोलते हैं इनहेरिटेड कैरेक्टर्स। अभी ठीक है ना अनुष्का? अभी आगे बढ़ू मैं? शैल आई? चलो भाई, ठीक है। तो मैंने क्या कहा आपको कि स्पेसिएशन इज द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। अब सवाल ये है कि ये स्पेसिएशन होता कैसे, ये हम जरा देखेंगे। हाउ डज स्पेसिएशन ऑकर?
एक पॉपुलेशन में, एक स्पीशीज में नया वाला स्पीशीज कैसे बन सकता है? हाउ डज स्पेसिएशन टेक प्लेस? स्पेसिएशन कैसे होगा? देखिए, speciation takes place when variation is combined with geographical isolation. ध्यान से सुनना है सेंटेंस को. Speciation takes place when variation is combined with geographic isolation. Variation is, एक मिनट, combined with geographic isolation. बहुत जबरदस्त चीज है ये. Variation is combined with geographic isolation. जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन हो गया और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ज्योग्राफिकली आइसोलेट हो गया तो स्पेसिएशन होने की चांसेस होते हैं. देखिए, मान लीजिए ये एक पॉपुलेशन है. ध्यान से देखना, एक पीस ऑफ लैंड है. इस पीस ऑफ लैंड में कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं. एक पॉपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है. ठीक है, ये एक पॉपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है या एक स्पीशीज का पॉपुलेशन है. ठीक, तो अचानक से क्या हुआ, इस पॉपुलेशन में किसी तरह से वेरिएशन हो गया, नया कैरेक्टर डेवलप हो गया, लेकिन पूरे पॉपुलेशन में नहीं. जैसे मैंने बीटल पॉपुलेशन बोला था ना, एक बीटल रेड से ग्रीन बन गया, बिल्कुल उसी तरह इस पॉपुलेशन में क्या हो गया कि 3-4 इंडिविजुअल्स जो थे, 3-4 मेंबर्स जो पॉपुलेशन के थे, उनमें वेरिएशन प्रोड्यूस हो गया, उनमें नया कैरेक्टर प्रोड्यूस हो गया. चलिए वो वेरिएशन हम ऐसे दिखाएंगे. ठीक है, ये थी पॉपुलेशन. इस पॉपुलेशन में वेरिएशन प्रोड्यूस हो गया. वेरिएशन मतलब ये, दीज आर द वेरिएंट्स. ये वेरिएंट्स. वेरिएंट्स मतलब हैविंग न्यू कैरेक्टर्स. ठीक है जी. अब क्या हुआ, अचानक से इस पीस ऑफ लैंड में कुछ ऐसा सीन हो गया, भूचाल आ गया, अर्थक्वेक आ गया. ये पीस ऑफ लैंड 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कट गया. ये देखिए, तो एक हिस्सा ये बना और दूसरा हिस्सा बना ये. मतलब इस पीस ऑफ लैंड में बीच में कोई ज्योग्राफिकल बैरियर बन गया. ज्योग्राफिकल बैरियर समझते हो? बीच में समुद्र बन गया, सी. बीच में एक बड़ा सा पहाड़ बन गया, माउंटेन. या बीच में वल्केनो बन गया, वल्केनिक इरप्शन हो गया. तो उस ज्योग्राफिकल बैरियर की वजह से, यहां पर मैं लिख रहा ज्योग्राफिकल बैरियर, ज्योग्राफिकल बैरियर, राइट. ज्योग्राफिकल बैरियर से क्या हुआ, ये जो पॉपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स था ये सेपरेट हो गया, अलग हो गया, आइसोलेट हो गया. देख लो भाई,
अलग अलग हो गई। चलो ग्रीन इसके साथ ब्लैक वाले 2 भी डाल देते हैं, हो गया ना। तो ज्योग्राफिकल बैरियर बीच में डेवलप होने से पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स मेंबर्स आपस में अलग अलग हो गए। मैं यहां लिख देता हूं, सेपरेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन, सेपरेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर यहां पर तो ब्लैक भी डाल दिया, तो हो सकता है आ गया हो ब्लैक वाले इंडिविजुअल्स, लेकिन सोच लो जरा, जस्ट अज्यूम कुछ टाइम के बाद ये ब्लैक वाले मर जाएंगे, दे विल डाई, तो बचे कौन? नए वाले वेरिएंट्स। अब देखो, जो ये वाला पीस ऑफ लैंड है, इसमें एनवायरमेंटल कंडीशंस में भी चेंज आ गया, एनवायरमेंटल चेंजेस, एनवायरमेंटल चेंजेस भी आ गए, पूरा हैबिटेट ही बदल गया। तो होगा क्या, जो इस पीस ऑफ लैंड पे नए वेरिएंट्स आ गए, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, ये नए वेरिएंट्स आपस में इंटरब्रीडिंग कर रहे, दे आर इंटरब्रीडिंग, दे आर इंटरब्रीडिंग, लेकिन जो इनके मेंबर्स यहां पर है, इनके साथ ये इंटरब्रीडिंग नहीं कर पाते, नहीं कर पाते ना। पहले ये ज्योग्राफिकल बैरियर की वजह से आइसोलेट हो गए, अपने फेलो मेंबर्स से आइसोलेट हो गए। अब ये खुद के साथ एक दूसरे के साथ इंटरब्रीडिंग कर रहे हैं, बट दे आर अनेबल टू इंटरब्रीड विद देयर फेलो मेंबर्स। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि ये और ये, इनमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन भी हो गया, दे आर नाउ रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। क्या हो गया? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ये लोग भी आपस में इंटरब्रीडिंग कर रहे हैं, ये भी इंटरब्रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ। ऑल्दो ये और ये दोनों एक ही स्पीशीज के मेंबर्स हैं, लेकिन फिर भी ये रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे, दे आर रिप्रोडक्टिवली नाउ आइसोलेटेड। पहले इनमें ज्योग्राफिक आइसोलेशन हुआ, अब बेचारों में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन भी हुआ। अब होगा क्या, जब 1000, 2000, 3000 साल हो जाएंगे, ये आपस में ही रिप्रोडक्शन करते रहेंगे, अपना ही पॉपुलेशन बढ़ाते रहेंगे। पॉपुलेशन बढ़ने से एक और चीज होगी, क्या? पॉपुलेशन बढ़ने से बेटा इनका जीन्स एक्सचेंज होगा। देखो, जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जीन्स, जेनेटिक मटेरियल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म तक एक्सचेंज होता है। जैसे मैं तुम लोगों को बताऊं एग्जांपल, हमने तुम लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस पढ़ाया। एक ह्यूमन मेल एक ह्यूमन फीमेल के साथ जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा, तो ह्यूमन मेल से स्पर्म निकलेगा। स्पर्म एक सेल है बेटा, उस सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और आपको पता ही है न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है ना, क्रोमोसोम है ना। तो स्पर्म में क्रोमोसोम्स हैं, डीएनए है, ये डीएनए जाएगा, और ये डीएनए जाएगा और किसके पास जाएगा? एग के पास। एग में भी डीएनए है, तो ट्रांसपोर्ट हो गया ना जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए, डीएनए ट्रांसपोर्ट हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। सेम यहां पर भी होगा, ये लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, इनका पॉपुलेशन बढ़ रहा है, और पॉपुलेशन बढ़ने से क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ जीन्स। ये जो एक्सचेंज ऑफ जीन्स है बेटा, इस एक्सचेंज ऑफ जीन्स को हम जीन फ्लो भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? जीन फ्लो, जीन फ्लो।
ठीक है ना, ये जीन फ्लो ही तो है, ये आपस में जीन्स फ्लो कर रहे। और याद रखें आप, जब भी जीन फ्लो होगा, जब भी एक्सचेंज ऑफ जीन्स होंगे एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल की तरफ, तब चांस रहता है वेरिएशन पैदा होने का, राइट? देयर इज अ चांस ऑफ वेरिएशन। मैं इस वाले को छेड़ ही नहीं रहा हूं, इसमें भी सेम कहानी होगी। जो इसके अंदर इंडिविजुअल्स है ना बेटा, वो भी आपस में इंटरब्रीडिंग करेंगे, लेकिन इन रेड वालों के साथ इंटरब्रीडिंग नहीं कर पाएंगे, रेड वालों के साथ वो सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर पाएंगे। विद द रिजल्ट इनके अंदर भी जीन फ्लो होगा आपस में, और उस जीन फ्लो से भी चांस होता है वेरिएशंस का। जब भी एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा, देयर इज अ चांस ऑफ वेरिएशन। अब सोचो, ये वेरिएशंस जनरेशन आफ्टर जनरेशन बढ़ते जाएंगे, वेरिएशंस बढ़ते जाएंगे, जनरेशन आफ्टर जनरेशन वेरिएशंस बढ़ते जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये इंडिविजुअल्स और ये इंडिविजुअल्स, ए वाले पीस ऑफ लैंड और बी वाले पीस ऑफ लैंड के इंडिविजुअल्स आपस में टोटली क्या होंगे? डिफरेंट। तो पहले एक स्पीशीज था, उसी स्पीशीज से पीस ऑफ लैंड कटा, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन हुआ, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन के बाद क्या हुआ? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के बाद बी वाले पीस ऑफ लैंड पे जो मेंबर्स हैं वो एक दूसरे के साथ जीन फ्लो किए, वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किए जीन्स को। एक्सचेंज ऑफ जीन्स कैन लीड टू वेरिएशंस, और वेरिएशंस जनरेशन आफ्टर जनरेशन एक्यूमुलेट होते जाएंगे, एंड इस पीस ऑफ लैंड पे एक नया स्पीशीज बन जाएगा, न्यू स्पीशीज। क्या समझे? राइट? तो जब भी आप याद रखेंगे, जब भी किसी पॉपुलेशन में ज्योग्राफिकल आइसोलेशन होगा, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन के बाद डेफिनेटली होगा रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ठीक है ना? ये एक केस मैंने आपको बताया, ऐसे एक नया स्पीशीज बन सकता है। ठीक है ना? ये समझ आया? अगर इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं तो आराम से स्क्रीनशॉट लेके डन। अरे भाई ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी। आगे बढ़े। एक और सिचुएशन है हमारे पास, देखो, मान लो एक एरिया है, इसमें कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑलरेडी रह रहे हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोले तो एक पॉपुलेशन, एक स्पीशीज इज ऑलरेडी लिविंग हियर, ये एक स्पीशीज है। याद रखना, एक स्पीशीज के बहुत सारे पॉपुलेशंस हो सकते हैं, जैसे ह्यूमन स्पीशीज, होमो सैपियंस, ये एक स्पीशीज है।
और इस स्पीशीज के कितने पॉपुलेशन हैं? यूरोपियन पॉपुलेशन, एशियन पॉपुलेशन, ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन, है ना, अमेरिकन पॉपुलेशन। एक स्पीशीज के बहुत सारे पॉपुलेशन हो सकते हैं। तो ये एक स्पीशीज है, इस स्पीशीज का एक पॉपुलेशन इस एरिया में, इस पीस ऑफ लैंड में रह रहा है, राइट। चलिए इस पॉपुलेशन को हम नाम देंगे पॉपुलेशन ए। अब होगा क्या, इसी स्पीशीज का दूसरा पॉपुलेशन कहीं और रह रहा है, उस पॉपुलेशन से कुछ इंडिविजुअल्स माइग्रेट किए, माइग्रेशन ऑफ individuals from some other population of same species। यही स्पीशीज का दूसरा पॉपुलेशन कहीं और पीस ऑफ लैंड पे रह रहा है, वहां से कुछ इंडिविजुअल्स माइग्रेट किए। माइग्रेट करने के बाद सिचुएशन हमारे पास कुछ ये आया। ये लो, माइग्रेंट्स को मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूं, ठीक है। मगर ये मत समझ लेना ब्लू वाले और ब्राउन वाले अलग अलग स्पीशीज हैं, दे आर द सेम स्पीशीज बट इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस। ये रहा इंडिविजुअल ऑफ पॉपुलेशन बी, और ब्राउन वाला जो है that is the individual of population A, ठीक है। अब हो सकता है कि पॉपुलेशन बी वाले इंडिविजुअल्स पॉपुलेशन ए वाले इंडिविजुअल्स के साथ मैटिंग कर ले, पॉपुलेशन ए वाले इंडिविजुअल्स पॉपुलेशन बी वाले इंडिविजुअल्स के साथ इंटरब्रीडिंग करें। ऑल्दो ये एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते हैं लेकिन अलग अलग पॉपुलेशन से, तो इस इंटरब्रीडिंग से बी पॉपुलेशन वाले इंडिविजुअल्स के पास जो जीन्स हैं वो ए पॉपुलेशन वाले इंडिविजुअल्स के पास आएंगे, और वैसे वर्सा पॉपुलेशन ए वाले जीन्स पॉपुलेशन बी वाले जीन्स के पास आएंगे। ड्यू टू दिस इंटरब्रीडिंग जीन फ्लो ऑकर्स। समझ रहे हो बात? मैंने बताया तुमको जीन फ्लो क्यों होता है। इंटरब्रीडिंग का मतलब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमीट और फीमेल गैमीट को फ्यूज होना है। मेल गैमीट एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर बेटा क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम में जीन तो होगा ही, है ना। तो जीन फ्लो हो गया, और अभी अभी हम कह रहे थे जैसे ही जीन फ्लो होगा, जीन फ्लो होने में चांसेस रहते हैं किस चीज के, वेरिएशंस के। अब अगर ये वेरिएशंस जनरेशन आफ्टर जनरेशन एक्यूमुलेट होते जाएंगे, ये पूरा का पूरा स्पीशीज इस एरिया में रिप्रोड्यूस करता जाएगा, मल्टीप्लाई करता जाएगा, और हर जनरेशन के बाद वेरिएशंस एक्यूमुलेट हो जाएंगे, नए नए वेरिएशंस प्रोड्यूस होते जाएंगे। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब इस एरिया में एक नया ही स्पीशीज बनेगा, राइट। तो हमने क्या सीखा, न्यू स्पीशीज इज फॉर्म्ड या स्पेसिएशन ऑकर्स either by separation of the members of a same species or by migration of a member of species to another place where already the members of that species are present। माइग्रेशन से भी हो सकता है, ऑलरेडी एक स्पीशीज का पॉपुलेशन है, वहां पर इंडिविजुअल्स माइग्रेट किए किसी दूसरे पॉपुलेशन से,
वैसे भी नया स्पीशीज बनने का चांस है। और अगर एक पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स आपस में ज्योग्राफिकली आइसोलेट हो गए और आइसोलेशन के बाद उनका रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन निश्चिंत हो जाएगा, डन है, उस रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के बाद जो जीन फ्लो होगा नया स्पीशीज बनने का चांस, राइट। सो देयर आर टू वेज इन विच ए न्यू स्पीशीज कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है ना। तुम लोगों को याद होगा मैंने तुम लोगों को पिछली क्लास में जेनेटिक ड्रिफ्ट बताया था। जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब जब जीन्स की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। जीन्स की फ्रीक्वेंसी चेंज होना मतलब हाउ मेनी टाइम्स अ जीन इज रिपीटेड इन अ पॉपुलेशन इज नोन एज इट्स फ्रीक्वेंसी। ध्यान से सुनो, यहां पर जेनेटिक ड्रिफ्ट का भी कंसेप्ट समझाऊंगा फिर से, पिछले वाले केस में भी यही है। पॉपुलेशन ए में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उन सारे इंडिविजुअल्स में कुछ जीन्स होंगे, होंगे ना। तो पॉपुलेशन ए वाले जीन्स, सिर्फ पॉपुलेशन ए वाले जीन्स है यहां पर। अब जब माइग्रेशन हुआ तब यहां पर दो तरह के जीन्स का मिक्सचर आ गया। यहां पर जीन्स है, जीन्स ऑफ पॉपुलेशन ए और जीन्स ऑफ पॉपुलेशन बी। जब इंटरब्रीडिंग होगा तो बी पॉपुलेशन वाले जीन्स का नंबर इंक्रीज हो जाएगा कि नहीं। ऑल्दो बी पॉपुलेशन वाले जीन्स इनिशियली यहां पर कम है, बट इंटरब्रीडिंग हुआ तो बी पॉपुलेशन वाले जीन्स का नंबर इंक्रीज होगा, उनका रिपीटेशन बढ़ेगा, तो जीन का फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया ना। तो किसी जीन का फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होना या डिक्रीज होना, यही तो है जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो हम ये भी बोल सकते हैं ना, इंटरब्रीडिंग से जीन फ्लो होगा एंड जीन फ्लो से जेनेटिक ड्रिफ्ट भी होगा। किसी पर्टिकुलर जीन का फ्रीक्वेंसी, हाउ मेनी टाइम्स इट इज रिपीटेड, ये इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। बताओ इसमें कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है? इफ नॉट देन टेल मी, अगर है तो बोलो, इफ नॉट देन स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। हाँ रेयान, आर यू गेटिंग दिस बेटा? दीक्षा, रेयान, सौरभ, समझ में आ रहा है ना? ये थोड़ा बेटा हाइपोथेटिकल चीज है, इमेजिनेशन बेस्ड चीज है। इसमें डायग्राम ज्यादा हम बना नहीं सकते जैसे हम फिजियोलॉजी में बनाते हैं ना, वो जो अच्छा लगता है तुमको, हार्ट का डायग्राम, स्टोमेटा का डायग्राम, वैसी चीज यहाँ पर नहीं है। इसलिए इसको ध्यान से सुनना पड़ेगा, ये कहानी की तरह है। हाँ, सबने स्क्रीनशॉट ले लिया? तुम लोग को तो रिकॉर्डेड वीडियो मिलता ही है। मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए इसलिए बोलता हूँ कि कई तुम घर पे नोट्स वगैरह बनाते हो ना नोटबुक पे, तो ये स्क्रीनशॉट लेने में तुमको, नोट बनाने में मदद करेगा। सबका स्क्रीनशॉट डन? शैल वी मूव, आगे बढ़े? ओके, चलिए। तो नया स्पीशीज बनने के प्रोसेस को ही हम एवोल्यूशन बोलेंगे, राइट। लेकिन ये एवोल्यूशन बनने का प्रोसेस बहुत ही स्लो एंड ग्रेजुअल होता है। इट इज अ वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। एक मिनट बेटा, हमको ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है, तो डायरेक्टली हम लिखेंगे ऊपर सम एविडेंसेस इन फेवर ऑफ एवोल्यूशन। कुछ रिसर्चर्स को कुछ ऐसी चीजें मिली हैं प्लेनेट पे
जिनसे इन्होंने डिसाइड किया कि हाँ जी एवोल्यूशन हुआ होगा. एविडेंसेस इन फेवर ऑफ एवोल्यूशन. सॉरी. तो सबसे पहला हम लिखेंगे होमोलॉगस ऑर्गन्स. homologous organs. होमोलॉगस ऑर्गन्स क्या है? पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे. ऑर्गन्स that have same basic structure, same basic structural plan, that have same basic structural plan and origin, but different functions. Different functions. ऑर्गन्स, लेकिन ये ऑर्गन्स डिफरेंट एनिमल्स में. ऑर्गन्स प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. ऑर्गन्स प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ऑर्गन्स प्रेजेंट है, लेकिन इन ऑर्गन्स का बेसिक स्ट्रक्चरल प्लान बेटा सेम है और ऑरिजिन भी सेम, बट इनका फंक्शन डिफरेंट. ऐसे ऑर्गन्स को हम होमोलॉगस ऑर्गन्स बोलते हैं. हम एग्जांपल देते हैं. एग्जांपल में हम लिखेंगे फोर लिम्ब ऑफ हॉर्स. फोर लिम्ब ऑफ हॉर्स. ठीक है. विंग्स ऑफ बैट. Wings of bat. Four limbs of whale. Yeah, four limbs of seals. Wings of birds. आप देख लो मैंने डिफरेंट एनिमल्स लिखी. हॉर्स, बैट, सील्स, बर्ड्स. इन सब का फंक्शन डिफरेंट. इवन मैं लिखूंगा फोर लिम्स ऑफ ह्यूमंस. फोर लिम्स जानते हैं ना, आगे वाले फोर लिम्स हमारे आर्म्स. इन सब का फंक्शन बेटा डिफरेंट है. इंसान अपने फोर लिम्स को, ह्यूमंस अपने फोर लिम्स को यूज करता है चीजें ग्रास्प करने में, पकड़ने में, है ना. विंग्स, बर्ड्स अपने विंग्स यूज करते हैं फ्लाइंग में. देखो डिफरेंट फंक्शन. सील्स अपने फोर लिम्स यूज करते हैं स्विमिंग में. बैट्स अपने फोर लिम्स यूज करते हैं, विंग्स अपने यूज करते हैं एक तो क्लाइंबिंग द ट्री एंड ऑल्सो टू फ्लाई. और हॉर्स अपने फोर लिम्स, आगे वाली टांगे यूज करता है दौड़ने में. सबके फंक्शंस डिफरेंट है. लेकिन इनका बेसिक प्लान अगर आप देखेंगे, बेसिक स्ट्रक्चरल प्लान, मतलब अगर हम इनका अंदर वाला हड्डियों वाला पैटर्न देखेंगे, हॉर्स के फोर लिम्ब में, बैट्स के विंग्स में, सील्स के फोर लिम्स में, सब में बेसिक अरेंजमेंट ऑफ बोन्स, basic structural arrangement of bones is same.
basic structural arrangement of bones is same। हाँ, फिर मॉडिफिकेशंस हुई हैं किसके हिसाब से? फंक्शन के हिसाब से। मॉडिफिकेशंस हैव crept in according to function। ऐसे वाले ऑर्गन्स जिनमें बेसिक स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट सेम होगा लेकिन फंक्शंस डिफरेंट होंगे, ऐसे ऑर्गन्स को हम होमोलॉगस ऑर्गन्स बोलते हैं। एंड होमोलॉगस ऑर्गन्स बेटा इंडिकेट करते हैं, इंडिकेट द कॉमन एंसेस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मैं समझाऊंगा ये। जो मैंने यहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नाम लिखा, हॉर्स है, बैट है, सील्स है, बर्ड्स एंड ह्यूमंस, क्योंकि सबके 4 लिम्स में बेसिक स्ट्रक्चरल प्लान सेम है, तो ये इंडिकेट करता है कि हॉर्स, बैट, सील, बर्ड एंड ह्यूमन, इनका कोई एंसेस्टर होगा, कॉमन एंसेस्टर। उसी एंसेस्टर से ये डेवलप हुए होंगे, इनके 4 लिम्स में मॉडिफिकेशंस हुई होंगी अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। मॉडिफिकेशंस क्यों हुई? क्योंकि ह्यूमन का फूड हैबिट वैसा था, घोड़े का हैबिटेट वैसा था, उसको दौड़ने की जरूरत होती थी, तो 4 लिम्स मॉडिफाई हुए अकॉर्डिंग टू दैट वे। बर्ड्स को उड़ने की जरूरत थी, तो 4 लिम्स मॉडिफाई हुए अकॉर्डिंग टू दैट वे। बेसिक स्ट्रक्चर इनका सेम। इट इंडिकेट्स all these animals have a common ancestor। ये रहा एक evidence which indicates that evolution has occurred। क्योंकि अगर common ancestry है, उसी ancestor से एक common ancestor समझते हैं, जहां से ये सारे arise हुए, उस common ancestor से arise हुए सारे क्या क्या? horse, bat, bird, etc। ठीक है जी। These organs are known as homologous organs and they indicate कि इसी ancestor का evolution हुआ तो बना horse, इसी ancestor का evolution हुआ, इसके 4 limbs का evolution हुआ तो बना होगा, शायद probability है ये, bat, and again 4 limbs का दूसरे तरीके से evolution हुआ होगा, तब बना होगा bird। ठीक है जी। इज इट क्लियर? अगर इसमें डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। सर वो खिड़की बंद कर दीजिए ना प्लीज। हाँ जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, देर हो रही है। दीक्षा, सौरभ यादव, रेयान, अनुष्का, हर्षित, तन्मय, हैव यू डन योर स्क्रीनशॉट? तो हम आगे बढ़े। दीक्षा आगे बढ़े। चलो ठीक है, ये हो गया। दूसरा एविडेंस है, आपके बुक में लिखा हुआ है एनालॉगस ऑर्गन्स।
एनालॉगस ऑर्गन्स। तो क्या होते हैं ये? उसका उल्टा, ऑर्गन्स दैट हैव डिफरेंट ऑरिजिन एंड स्ट्रक्चरल प्लान लेकिन फंक्शन सेम। ऑर्गन्स इन डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। Organs in different living organisms having different origin and structural plan, having different origin and structural plan, but same function. But same function. Different इनका origin और structural plan लेकिन function same. Example. Wings of birds. Wings of insects. बर्ड्स के विंग्स और इंसेक्ट्स के विंग्स में कितना डिफरेंस है? बहुत सारा डिफरेंस है। बर्ड्स के विंग्स जो हैं उनमें अंदर से बोन्स होंगे, बोन्स के ऊपर मसल्स लगे होते हैं, मसल्स के ऊपर स्किन होता है, देन फेदर्स। इंसेक्ट का विंग क्या है? कुछ नहीं, इट इज जस्ट अ फोल्ड ऑफ स्किन। इंसेक्ट विंग्स में कोई बोन्स नहीं होते, कोई मसल्स नहीं होते, कोई फेदर्स नहीं होते। These are the membranous folds of skin, right? The wings of birds are composed of bones, muscles, skin, feathers. Wings of insects are composed of, they are just the membranous fold of skin. ठीक है, ऐसे वाले ऑर्गन्स को बेटा जी हम बोलते हैं क्या? एनालॉगस ऑर्गन्स। अब देखो, फंक्शन इनका सेम, लेकिन कहां पर? विंग्स ऑफ बर्ड्स डिफरेंट है ये देन विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स। चलिए मैं लिखूंगा विंग्स ऑफ बैट्स एज वेल, वो भी डिफरेंट है। तीन अलग अलग चीजें, बैट के विंग्स, बर्ड के विंग्स और इंसेक्ट के विंग्स, टोटली डिफरेंट, लेकिन एक चीज इनमें कॉमन है, क्या? इनका फंक्शन सेम है। तो मैं ये बोल सकता हूं ना, दीज थ्री स्ट्रक्चर्स कन्वर्ज। कन्वर्ज मतलब ज्वाइन होना, कन्वर्ज एट अ कॉमन फीचर। एक कॉमन फीचर के ऊपर ये कन्वर्ज होते हैं, एंड दैट कॉमन फीचर इज फंक्शन। ठीक है, ऐसा केस जब डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट ऑर्गन्स अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, उनका सेम फंक्शन परफॉर्म करेगा लेकिन उनका स्ट्रक्चरल पैटर्न ही डिफरेंट। ऐसे केस को बेटा जी हम बोलते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन।
क्या? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, या it is also known as adaptive convergence. Adaptive convergence. एवोल्यूशन ही है तो we can also say that कि एनालॉगस ऑर्गन्स भी हमको बताते हैं कि एवोल्यूशन माइट हैव ऑकर्ड। लेकिन याद रखें, एनालॉगस ऑर्गन से हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एंसेस्टर सेम, बट दे गिव अस अ हिंट अबाउट convergent evolution. Analogous organs do not explain common ancestry. Common ancestry explain हो जाती है किससे? Homologous organs से। ठीक है, देख लो इसको, अगर डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके डन। ऑलमोस्ट ये भी हो गया, ये वाला चैप्टर भी। हाँ, सौरभ, रेयान, अनुष्का, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जी। तन्मय, हर्षित ने ले लिया। चलते हैं आगे। अच्छा, थर्ड एविडेंस इज वेस्टिजियल ऑर्गन्स। ये वाला तुम लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। वेस्टिजियल ऑर्गन्स, देखो ऐसे वाले ऑर्गन्स दैट आर नॉन फंक्शनल, प्रेजेंट होते हैं लेकिन नॉन फंक्शनल इन अ स्पीशीज, but may be functional in some other related species. एक स्पीशीज में नॉन फंक्शन, लेकिन उसी स्पीशीज के दूसरे रिलेटेड स्पीशीज में फंक्शनल। क्या लिखा? ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन क्रॉस टुगेदर टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग आर कॉल्ड टू बी द सेम स्पीशीज। हाँ, तो ये तब लिखा है। टेल, हर्षित बोल रहा है टेल। अभी सुनो तो पहले, मैंने क्या लिखा? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इस लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई ऑर्गन है, ये ऑर्गन नॉन फंक्शनल है, प्रेजेंट है लेकिन नॉन फंक्शनल। बट ऐसा ही वाला ऑर्गन इसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के फेलो स्पीशीज में पाया जाता है और उसमें ये फंक्शनल है। ऐसे ऑर्गन्स को हम वेस्टिजियल ऑर्गन्स बोलते हैं, राइट? कुछ एग्जांपल्स हैं। सबसे पहला एग्जांपल, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के लार्ज इंटेस्टाइन में एक पार्ट होता है दैट इज नोन एज अपेंडिक्स, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स। इस वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स का ह्यूमंस में कोई फंक्शन नहीं, नो फंक्शन। नो फंक्शन इन ह्यूमंस।
लेकिन अगर ह्यूमंस के कुछ रिलेटेड स्पीशीज को देखा जाए, लाइक रिलेटेड स्पीशीज लाइक रूमिनेंट्स या हर्बिवोरस एनिमल्स, उन हर्बिवोरस एनिमल्स में यही वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स फंक्शनल होता है। क्या होता है? फंक्शनल। ऐसे वाले ऑर्गन्स जो एक स्पीशीज में नॉन फंक्शनल है, प्रेजेंट है लेकिन नॉन फंक्शनल, कोई काम नहीं करते, बट इसी स्पीशीज के रिलेटेड स्पीशीज में वो फंक्शनल है। ऐसे ऑर्गेनिज्म्स, ऐसे ऑर्गन्स को हम वेस्टिजियल ऑर्गन्स बोलते हैं। वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स इन ह्यूमंस इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। अब देखो, इससे हमको वेस्टिजियल ऑर्गन से हमको कैसे पता चलेगा कि एवोल्यूशन हुआ है कि नहीं? भाई ह्यूमन में ये नॉन फंक्शनल है, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, ह्यूमन में नॉन फंक्शनल, नॉन फंक्शनल, ठीक है। लेकिन ह्यूमंस के कुछ रिलेटेड स्पीशीज हैं, उनमें फंक्शनल, लाइक हर्बिवोरस एनिमल्स। तो ये दर्शाता है कि ये हर्बिवोरस एनिमल्स और ह्यूमंस का एंसेस्टर होगा। उस एंसेस्टर में ये वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स डेफिनेटली फंक्शनल था। फिर उस वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स का वेरिएशन हुआ, एक वेरिएशन ऐसा बना जो नॉन फंक्शनल हुआ, दैट वेरिएशन केम इन ह्यूमंस। जैसे मैंने तुम लोग को होमोलॉगस ऑर्गन्स में बताया, बिल्कुल सेम यहाँ पर भी वही सीन है। वेस्टिजियल ऑर्गन्स आल्सो शो कॉमन एंसेस्ट्री। मैं दूसरा एग्जांपल दूंगा। मसल्स ऑफ, कुछ नहीं होगा, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स निकालेंगे तो कुछ नहीं होगा। जब इसका इन्फेक्शन होता है, अपेंडिसाइटिस होता है, तब तो ये निकालते ही है ना। मसल्स ऑफ ईयर पिना इन ह्यूमंस, इंसान में जो कान होते हैं, पिना, जिनको हम पकड़ते हैं, जिनको हम पिना बोलते हैं, है ना। इस कान की सराउंडिंग में कुछ मसल्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं पिन्ना मसल्स। ह्यूमंस में ये पिन्ना मसल्स नॉन फंक्शनल होते हैं, किसी काम के नहीं। लेकिन अगर हम किसी और एनिमल को देखें, जैसे किसी और मैमल को देखें, जैसे टाइगर्स, डॉग्स, हाँ, गाय भैंस है, इनके पिन्ना मसल्स फंक्शनल होते हैं। तुम लोग ने देखा होगा, ये एनिमल्स ना अपने कानों को मूव करते रहते हैं, दे आर एबल टू मूव देयर ईयर्स। इंसान अपने कान को मूव ही नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास जो मसल्स ऑफ द पिना है, दे आर व्हाट, दे आर नॉन फंक्शनल। हाथी देखो, उसके कान बड़े बड़े होते हैं, एंड हाथी इज easily able to rotate, easily able to move its ears. Why? क्योंकि उसके पास फंक्शनल पिन्ना मसल्स होते हैं, राइट। So muscles of ear pinna in humans are non-functional, लेकिन बाकी मैमल्स में ये फंक्शनल होते हैं। That is why हम बोलते हैं muscles of ear pinna are what? Vestigial organs. तीसरा एग्जाम्पल मैं दूंगा। Hairs on the body, particularly on chest in humans. ह्यूमंस में जो चेस्ट पे हेयर्स होते हैं, भाई इनका काम क्या है? कुछ नहीं, नॉन फंक्शनल, नथिंग, दे आर जस्ट देयर फॉर डेकोरेशन, राइट। लेकिन बाकी मैमल्स देखो, बाकी मैमल्स की बॉडी पे हेयर्स होते हैं ना, बहुत सारे हेयर्स। कार्निवोरस एनिमल्स देखो, टाइगर्स, डॉग्स, कैट्स, हेयर्स होते हैं, फर होता है। उनमें ये हेयर्स काम क्या करते हैं? बॉडी को एनवायरनमेंट के ठंड और गर्मी से प्रोटेक्ट करते हैं। हम लोग के बॉडी पे हेयर्स होते ही नहीं, क्यों? क्योंकि हम लोग वो काम अपने कपड़ों से करते हैं, है ना। इट ऑल्सो इंडिकेट्स दैट
other carnivorous mammals and humans have a common ancestor. ऐसे गिनोगे तो बहुत सारे वेस्टिजियल ऑर्गन्स मिलेंगे ह्यूमंस के अंदर, ठीक है। एंड दे शो कॉमन एंसेस्ट्री। ठीक है, एक और एविडेंस है, उनको हम बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक्स। कनेक्टिंग लिंक्स, बेटा जी कनेक्टिंग लिंक्स ऐसे वाले ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें दो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। ऑर्गेनिजम्स having characters of two different groups of organisms. Characters of two different groups. Example, आर्कियोप्टेरिक्स। देखो हर्षित ने लिखा आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स वैसे जिंदा नहीं है, इट इज अ फॉसिल। फॉसिल समझते हो? फॉसिल एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो जिंदा तो नहीं है, लेकिन उसके डेड रिमेन्स खुदाई करके निकाले गए हैं, उन पार्ट्स को जोड़ा गया है, तब जाके उसका तस्वीर बना है। राइट? जैसे कि डायनासोर्स, हमको कैसे पता चला डायनासोर्स के बारे में? वो तो है ही नहीं प्लेनेट पे, और स्टिल वी नो अबाउट देम। व्हाई? बिकॉज डायनासोर्स की बोन्स के पार्ट्स मिले हैं जब जमीन खोदी गई। उन पार्ट्स को असेंबल करके कंप्यूटर प्रोग्राम्स की मदद से डायनासोर्स का इमेजिनरी स्ट्रक्चर बनाया गया। सेम इज द केस विद आर्कियोप्टेरिक्स। ये भी एक फॉसिल था। जब जमीन में खोदा गया कहीं पे, वो आप आगे पढ़ोगे, तो आर्कियोप्टेरिक्स के बोन्स के पीसेस मिले। उन बोन्स के पीसेस को जब असेंबल किया गया तो पता चला कि ये एक ऐसा एनिमल था जिसमें रेप्टिलियन कैरेक्टर्स भी थे। रेप्टिलियन कैरेक्टर्स, और इसमें बर्ड कैरेक्टर्स भी थे। ठीक है, रेप्टिलियन कैरेक्टर्स मतलब बिल्कुल वैसे कैरेक्टर्स जैसे क्रोकोडाइल्स एंड लिजर्ड्स में होते हैं। बर्ड कैरेक्टर्स तो जानती हैं। सो इट वाज हैविंग some characters of birds and some characters of reptiles. तभी हमने बोला कि आर्कियोप्टेरिक्स को हम बोल सकते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। अब कनेक्टिंग लिंक से हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं? व्हाट कैन बी प्रेडिक्ट? देखो, अगर हम एवोल्यूशनरी सीक्वेंस लिखेंगे ना बेटा, सीक्वेंस में सबसे पहले आते हैं इनवर्टेब्रेट्स। पढ़ोगे तुम, या 9th क्लास में शायद पढ़ा होगा। उसके बाद आते हैं वर्टेब्रेट्स, और वर्टेब्रेट्स में सबसे पहले आते हैं फिशेस। फिशेस के बाद आते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस के बाद आते हैं रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स के बाद आते हैं बर्ड्स, और लास्ट में आते हैं मैमल्स। ये है एवोल्यूशनरी सीक्वेंस। मैमल्स सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स और सबसे ज्यादा डेवलप्ड एनिमल्स हैं। उनसे थोड़े से कम डेवलप्ड एनिमल्स हैं बर्ड्स, उनसे थोड़े से कम डेवलप्ड एनिमल्स हैं रेप्टाइल्स, और फिशेस, वर्टेब्रेट्स में से फिशेस सबसे ज्यादा सिंपल है। तो देख लो, रेप्टाइल बर्ड से ज्यादा सिंपल है, बर्ड रेप्टाइल से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अब अगर आर्कियोप्टेरिक्स में रेप्टाइलियन कैरेक्टर्स भी है और बर्ड कैरेक्टर्स भी है, तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं
कि आर्कियोप्टेरिक्स कि बर्ड्स जो हैं वो रेप्टाइल से ही ओरिजिनेट हुए। किसी रेप्टाइल का एवोल्यूशन हो रहा था तो अचानक से वो एवोल्यूशन होते होते मर गया, तो उसमें कुछ रेप्टिलियन कैरेक्टर्स भी रहे और कुछ नए बर्ड कैरेक्टर्स पैदा हो गए। उसी मरे हुए ऑर्गेनिज्म का नाम आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है, तो कनेक्टिंग लिंक्स हमको क्या बोलते हैं? फ्रॉम कनेक्टिंग लिंक्स वी कैन प्रेडिक्ट दैट क्या a group of living organisms has evolved from the preceding group of living organisms. यहां पर bird is evolved from the preceding मतलब पिछला वाला, ये राइट। ऐसे बहुत सारे कनेक्टिंग लिंक्स, जिंदा कनेक्टिंग लिंक्स मिलेंगे हमको लिविंग वर्ल्ड में। पढ़ोगे आप आगे बेटा जी। आप पढ़ोगे, अगर 11th क्लास में बायोलॉजी में पढ़ा तो पढ़ोगे, वहां पर बहुत सारे कनेक्टिंग लिंक्स देखोगे। लाइक नियोपलीना, एक कनेक्टिंग लिंक है नियोपलीना। वैसे मैं ज्यादा नाम नहीं लूंगा, तुम लोग को डराऊंगा नहीं। फिलहाल इतना याद रखो कि कनेक्टिंग लिंक्स ऐसे वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें दो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कैरेक्टर्स, दो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स होते हैं, प्रेसीडिंग और प्रोसीडिंग। बेटा जी एनालॉगस ऑर्गन्स आर, हाँ रेयान, एनालॉगस ऑर्गन्स आर एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, लेकिन वो डायरेक्ट एविडेंसेस नहीं। मैंने कहा ना, दे शो एडेप्टिव कन्वर्जेंस, and adaptive convergence is a type of convergent evolution. जैसे मैंने कहा वेस्टिजियल ऑर्गन्स, ये सीधा हमको दिखाते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का एंसेस्टर क्या है। कनेक्टिंग लिंक्स मैंने यहां कहा, आर्कियोप्टेरिक्स से कनेक्टिंग लिंक है, ये हमको बताता है कि रेप्टाइल से एवोल्यूशन हुआ तो बर्ड्स बने। होमोलॉगस ऑर्गन्स का भी सेम काम, लेकिन एनालॉगस ऑर्गन्स डायरेक्ट एविडेंसेस नहीं। ये तुमको थोड़ा सा हायर लेवल में समझ में आएगा। Direct evidences are not these. They show adaptive convergence or convergent evolution. Convergent evolution is a type of evolution, right? Direct evidences ये नहीं है। तुम कोई भी ये सोच ही नहीं सकता कि analogous organs are the evidences of evolution, but they are indirect evidences. ठीक है, बताऊंगा कभी तुमको टाइम मिला तो, ठीक है ना बेटा? तो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। आज की क्लास यहीं पे फिनिश कर देते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, ओके? लेकिन इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, मैट्रेस के नीचे होगा जहां पर आप बैठते हो। ओके बेटा, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। आप क्लास छोड़ सकते हो।